नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम एंशिएंट इंडिया ही करेंगे और महाजनपद पीरियड को देखेंगे। तो आई वाज थिंकिंग कि ये कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज फिर ये मेंटेन रहेगा। ये जो हम लोगों का एक सीरीज़ है, जैसे कि 8 बजे हम कर रहे हैं, तो वही एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा। तो एक तो ये किया जा सकता है कि एक सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करें, दूसरे सब्जेक्ट को फिर उसके बाद स्टार्ट करें, या फिर ये भी हो सकता है कि 8 बजे हम एंशिएंट इंडिया करें, फिर 9 बजे हम कोई साइंस का सब्जेक्ट करें, 10 बजे पॉलिटी करें। तो ये भी हो सकता है जिसके जिसके वजह से आपका चैप्टर्स जल्दी से कंप्लीट होगा। तो आप लोगों का क्या सोचना है, क्या ओपिनियन है आप लोगों का इस पे, आप ज़रूर से इसमें कमेंट कीजिए। बिकॉज़ आज ही रिलीज़ हुआ है बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा है, ये 11 अक्टूबर को होने वाला है। तो आपके पास आपको बहुत कुछ रिवाइज़ करना है। आप खुद से तो कर ही रहे होंगे, बट स्टिल ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे से अगर हो पाता है कुछ, तो आई शुड हेल्प यू पीपल। तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसको जल्दी से 1 महीने में कंप्लीट करा दें। आप सुन सकते हैं इसको एज अ पॉडकास्ट, इसको सुन सकते हैं, स्पीड को इन्हांस करके इसको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लूसेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। स्टिल आई विल नॉट से कि लूसेंट इज़ द ओनली बुक दैट विल गिव यू सक्सेस, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। 50 to 55 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको इस बुक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमें स्पीडी भी करना चाहिए। स्पीडी जो आरआरबी वाली बुक आती है वो भी करना है, बट स्टिल बट वही बात है कि आप लोग क्या चाहते हैं, अपना ओपिनियन आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे छोड़िए। फिर आई विल ट्राई टू मैनेज कि कैसे हो जाएगा एक महीने में। कैसे, जैसे आज 1 सितंबर है, कैसे 1 महीने में हम ये सब सारा जो चीज़ है इसको कंप्लीट करवा दें। तो देख लेते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम देखेंगे महाजनपद पीरियड, जो कि 600 बीसी से लेके 325 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। और इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जो महाजनपद है उसके नाम को देखेंगे और कैपिटल को देखेंगे। तो एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन आता है, ये जो चैप्टर है इसमें ये तो एक तो पूछ देगा कि ये जो महाजनपद थे कौन से एरिया को बिलोंग करते थे। जैसे कि उस टाइम में जैसे अंग था, अंग प्रदेश का जो अभी मॉडर्न का टाइम है वो बिहार में है। तो ऐसे पूछता है कि उस टाइम में अंग और आज का मॉडर्न कौन सा पार्ट है। प्लस इसकी जो कैपिटल है, राजधानी जो हुआ करती थी महाजनपद की, ये भी पूछा जाता है। तो आपको ये जो इतना दिया हुआ इतना ही जानने का ज़रूरत है, बहुत डिटेल में नहीं जानना है। बट बीपीएससी के एग्जामिनेशन में क्योंकि महाजनपद जो 3 महाजनपद बिहार में है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको हम देख लेंगे जैसे ही आएगा। अभी जैसे स्टार्ट वहीं से होना है, हरियाणा डायनेस्टी से ही होगा। एंशिएंट इंडिया का जो किंगशिप वाला चीज़ है वो सब हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम देख भी लेंगे क्या सब है, ठीक है, डिटेल में। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ये हम टेबल को कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो महाजनपद यहाँ पे मेंशन किया गया है वो अंग है। और ये मॉडर्न, अगर आप मॉडर्न अंग को देखना चाहते हैं उस टाइम में, ये देखिए 600 बीसी 325 बीसी तक की बात हो रही है। और अभी हमारा जो टाइम पीरियड है 2020 में हम हैं। तो आज के टाइम में अंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं मुंगेर और भागलपुर से, जो कि बिहार का पार्ट है। इसकी राजधानी जो है वो चंपा थी, या चंपा नगरी भी बोलते थे उसको। फिर नेक्स्ट आता है मगध। मगध जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमारा जो पटना है या गया है और नालंदा है, ये तीनों मिला के मगध वाला एरिया को फॉर्म करता था उस टाइम में, महाजनपदा के टाइम में, जब 600 बीसी से लेके 325 बीसी का टाइम चल रहा था। और इसकी जो कैपिटल है यहाँ पे आप देखिएगा गिरिवीरज है, फिर राजगीर है, तो पाटलिपुत्र है, वैशाली है, फिर पाटलिपुत्र फिर से बन गया। तो यहाँ पे ये जो है ना कैपिटल, ये टाइम टू टाइम क्योंकि किंग बदल रहे थे और किंग अपने सहूलियत के हिसाब से रख रहे थे, जो उनको लग रहा था जहाँ से कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा, ये सब फैक्टर को कंसिडर करके वो लोग अपना कैपिटल चेंज करते रहते थे। तो सबसे पहला जो कैपिटल बना था मगध का वो गिरिवीरज था। बट अब बिंबिसार के टाइम में क्या हुआ कि वो राजगीर बन गया। फिर उदयन के टाइम में ये पाटलिपुत्र बन गया। फिर जो शिशुनाग आया तो उसके टाइम में ये वैशाली, और कालाशोक के टाइम में फिर से ये वापस पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गया, इसका जो कैपिटल था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी जो महाजनपद है, ये मॉडर्न मुजफ्फरपुर को आप ले सकते हैं या वैशाली को ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर से लेके जो वैशाली वाला एरिया होता है वो वज्जी कहलाता था। तो वज्जी का जो कैपिटल जो है वो कौन कौन सा था, विदेह था, मिथिला था और वैशाली था। नेक्स्ट देखते हैं मल्ल।
फोर्थ जो महाजनपद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो मल्ला है। और मल्ला किस किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग, कहाँ कहाँ, मतलब ये कवरेज इसकी कौन कौन सी थी, तो देवरिया थी, बस्ती थी, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर जो कि यूपी में है, ये सब एरिया को कवर करता था मल्ला। और इसकी जो कैपिटल थी वो कुशीनारा या पावा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं काशी। काशी जो कवरेज कवर करता है वो वाराणसी का एरिया को कवर करता है, आज के डेट में उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो कैपिटल थी वो वाराणसी ही थी। फिर कोशाल जो है ये फैज़ाबाद, गोंडा, बहरेज जो यूपी वाला है वो सब एरिया को ये करता है, कवर करता है। और इसकी जो कैपिटल थी वो था नॉर्थ कोशाल, श्रावस्ती, या फिर साहेत महेत साउथ, कौशल, साकेत, अयोध्या, ये सब था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वत्स। तो आपको बेसिकली ये जानना है, जैसे कि देखिए मल्ला कहाँ हुआ, ये यूपी में हो गया, काशी कहाँ हो गया, यूपी में, कोसाल यूपी में, अंग को देखें हम, वज्जी को देखें, मगध को देखें, ये सब बिहार वाला पार्ट। तो ओवरऑल भी एक आइडिया अगर आपको रहेगा तो भी चलेगा, एग्जाम में ये स्टेट भी पूछता है तो उस तरीके से याद रखिए। वत्स क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर जो कि यूपी का, अगेन यूपी का ही पार्ट है वत्स भी, और इसका कैपिटल कौशाम्बी है। चेदी कहाँ है, ये बुंदेलखंड एरिया में, और इसका जो कैपिटल था वो था सौथीवती या शक्तिमती। नेक्स्ट है कुरु हरियाणा। कुरु मतलब कुरुक्षेत्र से आप इसको थोड़ा सा ये कर सकते हैं, याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। कुरु हरियाणा और दिल्ली का जो एरिया था, और इसकी जो कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ थी, जिसको आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, इसको इंद्रप्रस्थ को आप दिल्ली से मान सकते हैं। दिल्ली वाला जो रीजन है वही इंद्रप्रस्थ हुआ करता था उस टाइम में। नेक्स्ट है पंचाल रुहेलखंड, यूपी, वेस्टर्न यूपी का पार्ट है। इसमें नॉर्थ पंचाल का जो कैपिटल था वो ही छत्र था, साउथ पंचाल में कंपिल्या जगह जो है वो था कैपिटल। फिर नेक्स्ट है सुरसेन, ये ब्रजमंडल जो पार्ट है वहाँ है, और ये मथुरा फिर से ये यूपी में ही आ गया। फिर मत्स्य में अलवर, भरतपुर, जयपुर, राजस्थान, ठीक है। और इसका जो कैपिटल हो जाएगा ये विराटनगर हो जाएगा। ठीक है, तो मत्स्य कहाँ का हो गया, राजस्थान का। अभी नया देख रहे हैं ना आप, नया यहाँ पे एंट्री हो गया है राजस्थान में। मत्स्य जो था वो राजस्थान का पार्ट था। फिर अवंती, ये मालवा का पार्ट है, मालवा को रिप्रेजेंट करता है। और नॉर्थ अवंती में उज्जैनी, और साउथ अवंती में महिष्मती कैपिटल हुआ करता था। अशमक जो है ये फॉल करता था, ये जो रिवर है नर्मदा और गोदावरी वहाँ का एरिया है उसको बोला जाता था। और इसकी जो कैपिटल थी वो पोटान या पटली करके हुआ करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गंधार में, गंधार कहाँ पे बिलोंग करता है, तो ये अफ़गानिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान का पार्ट को ही बिलोंग करता है। और इसकी जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला और पुष्कलवती में। ठीक है, कंबोज, लास्ट कंबोज है आ गया, और कंबोज आ गया। और इसका जो ये जो कहाँ पे ये लाई करता था, तो ये हज़ारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान अभी है, और ये पाकिस्तान का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, गंधार और कंबोज इंडिया में नहीं है, या फिर नहीं एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा महाजनपद आज के डेट में इंडिया को नहीं बिलोंग करता है, तो आपको गंधार और कंबोज के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो कंबोज है इसका जो कैपिटल है वो राजापुर हटका है। ठीक है, चलिए तो हो गया यहाँ पे ना 16 तो कंप्लीट कर लिया हमने, जिसमें कि 2 है जो इंडिया में नहीं है, बाकी इंडिया में है, 1 है जो राजस्थान में है। मैक्सिमम जो महाजनपद है वो आप देख रहे हैं कि यूपी के एरिया में है, बिहार में भी 3 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में, और भी कुछ जो जानकारी है इसको देख लेते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो अंगुत्तर निकाय है, महावस्तु है, एंड जैन लिटरेचर जो कि भागवती सूत्ता है, प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद विथ माइनर वेरिएशन ऑफ नेम्स। तो अगर क्वेश्चन आता है आपको कि कौन सा ऐसा लिटरेचर है जो मेंशन करता है 16 महाजनपद के बारे में, अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में आपसे पूछता है तो अंगुत्तर निकाय महावत्सु हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि जैन लिटरेचर ऐसा बताइए जिसमें कि 16 महाजनपद का नाम मेंशन है, तो उसका आंसर हो जाएगा भागवती सुत्ता। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा माइनर वेरिएशंस है, दोनों के नाम, दोनों लिटरेचर में नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है।
बट दोनों को मेंशन जरूर से किया गया है। बुद्धिस्ट में भी किया गया है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी किया गया है, और जैन का जो लिटरेचर है उसमें भी किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, मोनार्कियल एंड नॉन मोनार्कियल। तो इसमें बोला जा नॉन मोनार्कियल जो कि रिपब्लिकन हुआ करता था। तो देखिए मोनार्कियल का मतलब क्या होता है, मोनार्कियल का मतलब ये होगा कि किंग हेड होंगे, ठीक है, ये एक हेरिडिटरी सिस्टम होगा, किंग, किंग के सन, फिर सन का सन, ऐसे करके ये चलते रहेगा और किंग बनेंगे। मोनार्कियल में किंग बनेगा, किंग की रूल होगी, फिर किंग को हेल्प करने के लिए उनके मिनिस्टर्स होंगे, या उनको हेल्प करने के लिए कुछ टीम होगा जो उनको हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। और दूसरा टाइप था नॉन मोनार्कियल, जिसमें कि इलेक्ट किया जाएगा बॉडी को और वो रूल करेगा, ठीक है। तो अभी आपको पता चलेगा जो वैशाली है वो हम पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला रिपब्लिक है। तो वहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट करके फिर गवर्न किया जाता था, जो वहाँ के पीपल होते थे उन वहाँ पे गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड पीपल होता था, इलेक्टेड बॉडी होता था। तो दो टाइप ऑफ स्टेट आप देख लिए, एक तो मोनार्कियल होगा, एक नॉन मोनार्कियल होगा जिसको रिपब्लिकन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मोनार्कियल स्टेट जो था वो था अंग, मगध, काशी, कोसाल, वत्स, चेदी, सुरसेन, मत्स्य, फिर अवंती और गंधार, ठीक है। और रिपब्लिकन जो स्टेट्स था वो वज्जी था, मल्ल था, कुरु था, पंचाल था, कंबोज था, शाक्य था, कोलियास था, मौर्य था, ठीक है। तो ये सब जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से एक बार याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देता है कि कौन इसमें से मोनार्कियल नहीं है या कौन सा इसमें से रिपब्लिकन नहीं है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। और अगर आपको इसके लिए कुछ नेमोनिक्स टाइप का चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई टू मेक अ नेमोनिक एंड आई विल शेयर विथ यू ऑल। तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, राइज ऑफ मगध। अच्छा 3 पॉइंट है तो राइज ऑफ मगध देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम डायनेस्टी वाइज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए राइज ऑफ मगध। राइज ऑफ मगध में क्या लिखा हुआ है, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 16th century BC ऑनवर्ड्स इज द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल बिटवीन 4 स्टेट्स, मगध, कोसाल, वत्स, अवंती फॉर सुप्रीमेसी। तो जो मॉडर्न जो पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट होती है 6th century के बाद से, ठीक है। अभी 600 से लेकर 325 BC हम लोगों ने देखा कि महाजनपद का इमरजेंस हो गया था। तो अब 6th century BC के बाद से क्या होने लगा कि स्टेट के लिए मतलब ये फिर ये होने लगा, वॉर स्टार्ट हो गया, विक्ट्री लोग करते थे, किंग लोग एक दूसरे से वॉर करके जीतते थे और फिर उसको अपने एरिया में मर्ज कर लेते थे, ये सब होने लगा था। तो इसमें जो 4 स्टेट थे जैसे मगध, कोशाल, वत्स और अवंती, ये सब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे और इन लोगों में लड़ाई होते रहता था, ठीक है। वॉर या बैटल कह सकते हैं इसको आप, होते रहता था कि सुप्रीम कौन है, ठीक है। तो ये होते रहता था। कौन कौन से स्टेट है, मगध है, कोशाल है, वत्स है, अवंती है। फिर अल्टीमेटली द kingdom of Magad emerged to be the most powerful one and succeeded in founding an empire। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो मगध था, मगध के जो किंग थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बने और उन्हीं ने ये अपना मतलब एक एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि किस किस चारों के बीच में झगड़ा होते रहता था सुप्रीमेसी के लिए। तो कोसाल था, वत्स था, अवंती और मगध था। तो इसमें मगध सबसे ज़्यादा इमर्ज किया एज अ पावरफुल स्टेट और इसने ही अपने एम्पायर को बिल्ड किया या एम्पायर की फाउंडेशन रखी। अब देखते हैं कि रीज़न क्या था। ओके एक सेकेंड, हाँ तो रीज़न क्या था, रीज़न देख लेते हैं काउज ऑफ मगध सक्सेस के बारे में। तो फर्स्ट जो रीज़न था ये था कि मगध enjoyed an advantageous geographical position in the age of iron because the richest iron deposits were situated not far away from Rajgir, the earliest capital of Magad, and could be used for making weapons। तो मगध के पास एक ऐसा बेनिफिट था कि मगध की जो जोग्राफिकल पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये जो आयरन एज था इसमें जो एरिया था, मतलब कि राजगीर के पास वाला जो एरिया था ये इसमें बहुत ज़्यादा आयरन का जो डिपॉजिट है या जिसको लोहा बोलते हैं, लोहा का जो डिपॉजिट था ये बहुत ज़्यादा था। और इससे क्या होगा, अगर किसी भी स्टेट को लोहा मिल जाता है तो उससे क्या करेंगे, उससे ज़रूर से वेपन बनाएंगे और वेपन से क्या करेंगे, जब भी फाइट होगा उसका यूज़ करेंगे
और फिर जीत जाएगा ना जिसके पास वेपन है और जिसके पास वेपन नहीं है, या फिर जिसके पास आयरन का वेपन है और जिसके पास ट्रेडिशनल वेपन है लाइक स्टोन्स है या फिर जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो उसमें तो थोड़ा सा एडवांटेजेस हो ही जाएगा ना, थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यही था मगध का। एक तो जोग्राफिकल पोजीशन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, ऐसे भी बहुत अच्छा था, फर्टाइल लैंड होती थी तो एग्रीकल्चर वाइज भी बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा था। मतलब वहाँ के लोग बड़े मतलब अच्छे से अपना लाइफ स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी देख रहे थे, किंग से बहुत खुश रहते थे। और भी बाकी चीज़ ये है कि आयरन डिपॉजिट्स बहुत मिलते थे जिसकी वजह से वेपन मेकिंग बहुत आसान हो गई थी और फिर जाके मगध को सक्सेस मिला था। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मगध ले एट द सेंटर ऑफ मिडिल गैंगेटिक प्लेन, हाँ यही बोल रहे थे। द एलुवियन once cleared of jungles proved immense fertile and food surplus was thus available। तो ये बोला जा रहा है कि मगध जो सिचुएटेड था वो गंगा का जो एरिया है, गंगा का जो प्लेन है उसके बीच में था, ठीक है। तो अब ये आप देखिए कि गंगा का एरिया ही है पूरा फर्टाइल एरिया है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ पे क्या किया गया कि जितने भी जंगल थे उसको काट वाट के फिर जो फर्टाइल लैंड है उसमें फिर खेती करने लगा, फिर खेती करने लगे। फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर जब बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया तो फिर हमारे पास मतलब मगध के पास फिर फूड सरप्लस भी हो गया था। मतलब ये सब ट्रेड वेड भी कर लेते थे और अपनी जो जनता थी वहाँ की वो भी अच्छे से जो फूड मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था उसका यूज़ कर पाते थे। मतलब एक तो खुद से खा पी लिए, जो भी फार्मर जो उगा रहा है वो खुद से भी खा लिया और वो उसको बेच के भी अर्न कर रहा है। इसकी वजह से मगध जो था बहुत फ्लरिश्ड स्टेट था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मगध enjoyed a special advantage in military organization. Although Indian states were well acquainted with the use of horses and carriers, it was Magad which used first elephants on the large scale in its war against neighbors। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मगध की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल थी या फिर बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस थी। इसलिए देखिए उस टाइम में क्या होता था ना कि बहुत सारे किंग के पास हॉर्सेस हुआ करती थी, ठीक है, घोड़ा हुआ करता था और रथ बना के भी बैटल करते थे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा है महाभारत में, आप लोगों ने देखा होगा ना कि कैसे लड़ाई होता था, रथ होता था, सारथी होता था, फिर राजा पीछे बैठा हुआ है अपना तलवार से कम ज़्यादा तो धनुष और वो से लड़ाई करते थे। तो इसी टाइप से होता था कि और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडियन स्टेट्स के बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ऐसे थे जिनके पास घोड़ा था, जिनके पास रथ था, जिसका यूज़ करते थे वो लोग बैटल में। बट स्टिल मगध के पास एडवांटेजियस पॉइंट ये था कि मगध के पास एलिफेंट्स थे। एलिफेंट्स को वो लोग यूज़ करते थे, लार्ज स्केल पे वो लोग यूज़ करते थे और फिर जाके वॉर में जीतते गए और बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया मगध ने। और फिर आप देखेंगे आगे आगे कैसे इस पर रूल करते थे, रूल करने के लिए आए बहुत सारे डायनेस्टी, ठीक है। तो आज का यही है लेसन महाजनपद के बारे में। महाजनपद 16 महाजनपद और उसके कैपिटल को आप याद रख लीजिएगा। सोर्सेज कहाँ पे मेंशन है महाजनपद का ये आप देख लीजिएगा। 2 कैटेगराइजेशन भी हमने देखे यहाँ पे, मोनार्कियल स्टेट और रिपब्लिकन स्टेट के बारे में, वो उसको याद रखिएगा। फिर राइज ऑफ मगध ये तो कहानी था, इसमें आपको याद रखने का कुछ नहीं है, समझने का था। आई थिंक सब कुछ क्लियर भी है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे क्लोज करते हैं आज का लेसन, फिर करेंगे हम नेक्स्ट में ये जो चैप्टर है हमारा। अब डायनेस्टी वाइज देखेंगे, ठीक है, कौन सा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया और कौन था उसका प्रोमिनेंट लीडर और उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आ गया, ये चीज़ डायनेस्टी वाइज अब देखेंगे हम। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये और बहुत फैक्चुअल भी है तो उसको रटना भी है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो और लगता है आपको फ्रूटफुल है ये, एग्जामिनेशन से पहले सबको एक बार सुन लेना चाहिए, नहीं देखना है तो कम से कम सुन भी लेना चाहिए और वो याद रहता है। मेरे हिसाब से ये याद रहता है, बट स्टिल आपको जो लगता है जैसा लगता है, अगर आपको लगता है इसको शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक मंथ में आई एम टारगेटिंग कि इसको कंप्लीट कर दें, लूसेंट चैप्टर वाइज को कंप्लीट कर ही दें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।